जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाली चीजें वो बोले किसी की तरफ की है, बोले बीजेपी वालों की और बोले कांग्रेस वालों की, वो दिमाग ही खराब करती है। इसलिए अपने इस चीजों में भाई, और फिर क्या होता है, हम एक साइड सोचने लग जाते हैं। आप कांग्रेस कांग्रेस वाले देखोगे तो उनके अंदर आपको लगेगा बीजेपी से घटिया पार्टी नहीं, और बीजेपी बीजेपी वाले देखोगे तो उनमें लगेगा कांग्रेस से घटिया कोई पार्टी नहीं। और आदमी कभी लीनियर नहीं सोचना, अपने पास दोनों चीजें होनी चाहिए, इधर की बातें भी होनी चाहिए उधर की, ताकि हम हमारा जो भी निर्णय है वो ले सकें। वही मेरा कहावा है, कोई भी चीज परफेक्ट कभी नहीं होती, उसमें कुछ बातें अच्छी है, कुछ बातें एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी, जब भी देखना तो बार बार देखना। एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी, जब भी देखना तो बार बार देखना। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर, हर संगठन के अंदर, हर किसी योजना के अंदर अच्छी बातें भी है, बुरी बातें। गांधी जी के तब देखो ना, आप उनसे सीखने वाली चीज है कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो लोग, पर फिर भी वर्ल्ड वॉर आया तो अंग्रेजों का समर्थन करो, है ना भाई। आज तो अपने कहते बीजेपी कांग्रेस टाइप की है कि किसी को सरकार से कुछ मिलता होगा, उस टाइम गांधी जी को तो सरकार से भी नहीं मिल रहा, पर उन्होंने इस आधार पर निर्णय लिया कि नहीं, हिटलर और अंग्रेजों में से किसी एक को चुनना पड़े तो अंग्रेजों को चुन लो, फिर हिटलर को चुनना नहीं। हिटलर बुरा आदमी है भाई साहब, अंग्रेज हिटलर की तुलना में तो क्या है, अच्छे आदमी है। तो उनसे भी ये सीखने वाली चीजें, उन्होंने भी कभी लीनियर नहीं सोचा, वरना तो ये आ जाते कि भाई अंग्रेजों के अपने खिलाफ आंदोलन करे, तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई कितना घटिया भी खड़ा हो जाए अपने समर्थन करते, फिर तो अपने हिटलर का भी समर्थन कर जाते, पर नहीं किया। हमने कहा नहीं साहब, हिटलर ज्यादा खराब है, हिटलर नहीं जीतना। हम जापान का विरोध किया, और सुभाष बोस जब जापान का समर्थन कर रहे तो गांधी जी के खिलाफ थे, गांधी जी का सुभाष नहीं गलत कर रहे, का जापान के साथ आजाद हिंद फौज ये सब गलत हो रहे तुम्हारे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब। और यूं यदि जबरदस्ती किसी पे कब्जा कर लोगे तो बाद में तानाशाही लाओगे तुम। और सुभाष ने बाद में कहना शुरू कर दिया था उधर की 20 साल के लिए जोते मार मार के रखो रे इनको, 20 साल तानाशाही स्थापित की जाए, उसके बाद में क्या आना चाहिए, लोकतंत्र। अब वो, पर हम ये भी नहीं कि हम पूरा कहते भाई गांधी जी पूरी तरीके से सही है, हम देखते हैं यार उनकी भी बातें उस हिसाब के अनुसार तात्कालिक परिस्थितियां रही होगी, उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिए होंगे। इसलिए अपने को ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाली चीजें तो कभी देखनी नहीं, देखनी तो अपने दोनों साइड वाले देखनी, दोनों के मजे लेना है ना। राजनीतिक पार्टियों वाली बातों में तो मजे ही है, और क्या है, वो इनको गलियां निकाला, वो लगे रहो तुम, इधर से लगा रहो तुम, इधर से लगे रहो, अपने क्यों लोड लेना ना। नहीं पढ़ते हैं तो भी धुरती लगते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तब नहीं लगते है ना, मेरे जैसा कोई मास्टर पढ़ाता तब नहीं लगते। बाकी किताबों में तो अपने धुरती लिखे हुए हैं पूरी तरीके से, पर अपने को लगता है कि नहीं यार, जब देखो किसी का भी राज रहो, वो कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहरी लोग थे तो उनके प्रति अपने में गुस्सा है, वो अपने देश पे राज करके चले गए यहाँ से, तो अपने को लगता है कि नहीं यार वो बुरे लोग थे, पर अपने लगता है यार उनमें भी कुछ अच्छी बातें रही होगी तभी इतने साल तक राज करके गए, वरना तो कैसे होता। और आज भी राज से सारे लोग तो राजी नहीं है। तो मैं कहता हूँ मोदी जी की गवर्नमेंट जो है 38% वोटों से बनी हुई है। कितने परसेंट, 62 खिलाफ है ना, पर वो 62 टूटे हुए हैं। 62 को पूछा जाए तुम किसकी तरफ हो, तो 3 एक की तरफ है, 17 एक की तरफ है, 5 एक की तरफ है, 4 एक की तरफ है, ज्यादा इनमें 38 है। इसलिए सरकार किसकी, 38 वालों, इसके पास 38 है, उनकी सरकार है। आज कौन से अपने भाई, आज कहते हैं अंग्रेजों ने वहां पे फायरिंग करवा के लोग मरवा दिए थे, आज नहीं होती क्या, आज नहीं मरते क्या। गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, 72 लोग शहीद है, किसी सरकार ने तो कही होगा गोली चला दो, कोई पुलिस वाले ने तो गोली चलाई है, सरकार नहीं चलवाई है। हम भी कह सकते हैं ना, निहत्थे लोग थे साहब, आरक्षण की मांगी तो कर रहे थे, गोली कैसे चला दी। उनकी उस समय की परिस्थितियां रही, क्या परिस्थितियां रही। गढ़साना के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, फायरिंग हुई थी, 27 लोग मरे थे। अभी भी सरकारों में फायरिंग होती है, अभी भी उस प्रकार की बात होती है। पर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश से आजाद होता है तो उनकी कमियां बताएगा, उनकी कमियां बताएंगे तभी राष्ट्रवाद की बातें आएगी। तो राष्ट्रवाद की बातें तो वो तो कहते हैं ना कि भाई कांग्रेस ने अपने सारे चुनाव राष्ट्रवाद के दम पे जीते हुए। कांग्रेस ने हमेशा यही कहा कि हमने अंग्रेजों से जीत दिलाई, हमने अंग्रेजों से जीत दिलाई, हम लड़े थे, हम लड़े थे। और उस समय की जो पीढ़ी थी वो अंग्रेजों के शासन से आजाद हुई, तो उस पीढ़ी को लगता है हाँ यार बात तो सही है, वोट दो। अपने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं अंग्रेज कैसे थे, इसलिए अपने में वो फील नहीं आता कि हमने अंग्रेजों से जीत दिलाई। अच्छा दिलाई थी क्या, चल वेरी गुड, शाबाश, अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है। और बीजेपी वालों ने गियर चेंज कर दिया, इनका भाई और बहनों पाकिस्तान को बता देंगे। पाकिस्तान दिखता है अपने को, अपने को लगता है राष्ट्रवादी है, इसलिए कांग्रेस कहती है भाजपा राष्ट्रवाद करती है। आपने इतने साल तक यही किया था, इन्होंने गियर चेंज कर लिया, इन्होंने अब दुश्मन दूसरा निकाल लिया। आपने अंग्रेजों को रखा, जो पीढ़ियां समझ रही थी वो समझ रही थी, हो सकता है 2 पीढ़ी बाद में पाकिस्तान एकदम गरीबड़ा सा मर जाए, खत्म ही हो जाए एकदम, इसके 4-5 टुकड़े हो जाए, और फिर कोई पार्टी के पाकिस्तान का ये कर देंगे, तो बाद में आगे वाली पीढ़ी के
हो रखा है उनका, क्या कर दोगे, नया लाहौर है कोई है, फिर कोई चाइना आएगा, कोई दूसरा आएगा, तो हर पीढ़ी के चेंज होते रहते हैं जी। तो आज कांग्रेस यदि पुराने, अब कांग्रेस अभी तक भी वैसी बातें कर देती है कि हम पूरे भारत से गरीबी हटाएंगे। आदमी को लगता है मेरे हाथ में 6,000 का तो मोबाइल है। अब अभी भी उस प्रकार की बातें की जाए, लोगों का पहले की तुलना में तो सुधार हुआ है कहीं ना कहीं, तो आदमी को लगता है ना 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 यार, इस प्रकार की बातें नहीं। इधर मोदी जी आके जो मोबाइल पर ये जो आप यूट्यूबर्स के नाम बताते हो, उनकी मीटिंग लेते हैं, उनको मीटिंग लेकर कहते हैं भाई और बहनों अपने वीडियो बनाओ, देखे थोड़े उन्हीं की वीडियो देख रहे हैं। अब सुबह शाम वही वीडियो जा रहे हैं गाँव में, दूर दूर तक बैठे लोगों के पास में, तो दिमाग में हिट करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, मेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस को वोट दिया, और गांव में लोग अभी तक कांग्रेस के कट्टर फैन मिलेंगे। और भाई इंदिरा ने ये किया था, इंदिरा गांधी के नाम पर खूब यूं। 2014 वाले चुनाव में मेरे दादाजी वोट देके बीजेपी को, तो मैंने उनको पूछा, शाम को फोन किया, तो मैंने कहा शाम को और वोट दिया है आज, तो उन्होंने कहा हाँ। किसको दिया? तो उनका फूल को, गांव में फूल और हाथ वैसे ही बोलते हैं, तो फूल को दिया। तो मैंने कहा क्यों दिया फूल को? आप तो हमेशा हाथ को देते हैं, उल्टा कभी आपको घर वालों ने कहा भी, जैसे अपने गांव में वो चुनाव नहीं होते पंचायत समिति के, तो उनमें तो क्या होता है अपने, वैसे भाई ये तो पार्टी देख के दे, उनमें तो कैंडिडेट देख के देते हैं। कैंडिडेट अपना जानकार है तो कांग्रेस को, और कैंडिडेट अपना जानकार नहीं है तो बीजेपी को। तो उनमें कई बार दादाजी कह भी देंगे भाई कांग्रेस वाला कैंडिडेट अपना जानकार नहीं है, बीजेपी वाला अपना जानकार है, अपना धर्मेला किया वह इनको दे दो, कि नहीं होगा तुम्हारा धर्मेला, मैं तो वोट किसको दूंगा? हाथ को दूंगा, तो उनके हाथ को मैं, जब उसमें तो आप इतनी कट्टरता रखते हो, कांग्रेस को देते हो, इस बार उनका नाम मोदी है ना, पाकिस्तान को बर्बाद करेगा है ना, इसलिए वोट किसको देना है अपने, तो मोदी को। तो मुझे लगा कि एक 80 प्लस एज थी उनकी, अब तो 90 के आसपास है, कि 89 के आसपास है, जब 80 प्लस का एक व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अखबार नहीं पढ़ते, जो टीवी नहीं देखते, उनको भी यदि ये लगता है ना कि मोदी जी पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, तो ईवीएम हैक है, फिर ईवीएम नहीं, लोगों के दिमाग तक मोदी जी पहुंचे हुए हैं कि आपको वहां तक हिट किया है। तो फिर ये जो आप कहते हो ना साहब सारे के सारे वोट बीजेपी कैसे पड़ गए, ऐसे है कि भाई इन्होंने कहा सुना होगा, इन्होंने कोई गांव में कोई 10 लोग कहीं बात करते होंगे तो वहां बातें सुनी होगी, अरे एयर स्ट्राइक हो गई, ये हो गया वो हो गया, इस प्रकार की बात सुनी होगी। तो मैंने उनको वापस 2019 वाले चुनाव वापस पूछा, इस बार तो उनका फूल, और इस बार तो बर्बाद किया है, हमने सुना है मिसाइलें मार दी, उधर एयर स्ट्राइक हुई थी। जब मैं उनको हंसता रहता हूँ कि देखो आप 2-3 चुनाव भी बचे हुए हैं आपके भाई, हम तो चाहते हैं आप 100 साल जियो, 100 साल जियोगे तो 4 चुनाव, 4 चुनाव में और यदि आप हाथ को वोट दे देते, तो हम कहते हैं भाई हमारे दादाजी ने पूरी जिंदगी हाथ को वोट दिया, दूसरे को वोट ही नहीं दिया, पूरी जिंदगी कांग्रेस को वोट दिया, और आप लास्ट में जाके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मोदी 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 को वोट देने पड़ेंगे। तो लगता है कि नहीं यार, कई बार क्या होता है, आप जो सूचनाएं सुनते हैं, जो बातें सुनते हैं, उनके आधार पर पर्सपेक्टिव तैयार होता है ना। और भले ही आप इसमें बीजेपी वालों की या किसी की अपने कमियां बताएं, अच्छाइयां बताएं, पर वो ये पर्सपेक्टिव देने में कामयाब हो गए, लोगों तक ये सूचना पहुंचाने में कामयाब हो गए कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं और राहुल गांधी कुछ ही नहीं कर सकता, है ना। हालात ये है कि गांव के अंदर यूं कह देना कि भाई राहुल गांधी को एक बार बना दो और वो भी चीन को बर्बाद कर देगा, तो कट्टर कांग्रेस कहेगा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जबकि राहुल गांधी भी जेन्युइन पर्सन है, अच्छे मुद्दे उठाते हैं, वो भी अच्छी बातें करते हैं, पर एक वो जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, वो जो नजरिया है, वो नजरिया लोगों को उस प्रकार का है। तो नजरिए बनाने में मोदी जी माहिर आदमी है। तो यूट्यूबर्स तरह जैसे छोटे छोटे टावर जो बनाते हैं यूट्यूब पे वीडियो, हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं करा तेरे को, हाँ, पर मैं अभी किसी को एक वैसों को भी तो दिया था ना, वीडियो क्रिएटर सर, गेमिंग गेमिंग गेम गेम खेलने वाले, क्या क्या मतलब गेम कैसे, गेम खेलने वाले आप गेम बनाने वाले हैं, खेलने वाले, तो उनमें कैसे पता चलता है बनाने वाले को? मैंने ये पढ़ा कहीं है कि भाई मेरे क्या व्हाट्सअप चलता रहता है, तो व्हाट्सएप पे मेरे क्या कुछ 20 एक ग्रुप में जोड़ रखा है लोगों ने, ऐसे यूं ग्रुप बनाया हुआ गुलाबी नगरी संस्थान, कोई जोड़ गया उनके अंदर टावर, फिर उनके अंदर इस प्रकार के कई वीडियो आते रहते हैं, तो कोई गेम वालों को रेशम किसी को दिया, अब कहाँ देने की आवश्यकता है। पर वो जानते हैं कि ऐसे 20 आदमी जिनके रीच है, इनको दिए जाए। अब किसी 20-22 साल के टाबर को, 25 साल के बच्चे को मोदी जी पास में बिठा के आधे घंटे बात कर ले, वो मोदी जी के पीछे सत्ती नहीं हो जाए भाई वही यार, प्रधानमंत्री किसको कहते हैं? मैं कहता हूं भाई अपने से सीएम साहब भी बात कर लेना, तो भी उस दिन शाम को अपने 4 लोगों को फोन करके बताएं। तो आज हम गए थे, हमसे सीएम साहब ने, मैं को एमपी साहब, अपने इतने लोग बैठे हुए हैं,
भाई मेरे तो याद नहीं आता कि मैं किसी भी एमपी से कभी 10 मिनट मिला हुआ हूं। क्यों देगा टाइम अगला 10 मिनट? भाई अब तो ठीक है, अब तो मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी, पर पहले कभी जरूरत पड़ी भी होगी तो भी अगले के बाद 10 मिनट अपने लिए तोड़ते। कभी कोई काम के लिए जाओ भी, कुछ साधारण गया होगा तो 2 मिनट में काम सुना होगा, जाओ भी, ठीक है करवाएंगे तुम्हारा काम। अब यदि इसमें कोई 10 मिनट तक यूं पूछ ले, और राजवीर जी कैसे, तो अपने लगता है यार आज शाम को रोटी क्यों खानी है, पेट तो भर गया। एमपी साहब ने एमपी साहब ने अपना नाम पूछ लिया, इससे बड़ी और क्या बात हो अपने आप के अंदर। तो यदि किसी को यूं 26-27 साल का कोई यूट्यूबर है, कोई ये गेम बनाने वाला है, उसको मोदी जी पास में बिठाकर उसको बोले और भाई और बहनों कैसे हो, अब वो अगले 2 महीने तक भाई और बहनों ही करेगा। उसके सारे कंटेंट उसी प्रकार के होंगे, लोग देख रहे हैं लगातार एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज जाती है। तो विपक्ष इस मामले में भी ढीला है कि विपक्ष उन जो स्ट्रेटजी है उसको पकड़ ही नहीं पा रहा। कि बीजेपी वालों ने कहा कि अब की बार 400 पार, साइकोलॉजिकल है, नहीं आएगी 400, नहीं आएगी 400, बहुत ज्यादा होती है। पर उन्होंने शुरुआत में ही पासा फेंका। अब विपक्ष केवल यह करा 400 नहीं आने देंगे, 400 नहीं आने देंगे, 350 आ जाएगी। और उसमें राजी देखो हमने 50 सीटें पे कम पे रोक लिया। अरे वो भाई दांव खेल गया तुम पे है। तो कल वो किसका, तेलंगाना के किस मुख्यमंत्री का बयान था ना कि भाई 400 लाने के लिए तो पाकिस्तान से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपने जो सीटें 545 है, 545 में तो 400 बीजेपी जीतने से या एनडीए जीतने से रहा। तो उसकी बात सही थी भाई, इतनी सीटों पे आप कैसे आ सकते हो। पर हाँ, हाँ, हाँ तो कहते हैं। हाँ, तो युवाओं को दूसरे नाम ही नहीं पता। मैं तो कहता हूं आप बीजेपी के मोदी जी के अलावा 10 नेताओं के नाम नहीं जानते। मैं अभी, आप तो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हो, तो मेरे को बता दो 10 कैबिनेट मंत्री कौन कौन है। महामानव है, विष्णु का कल की अवतार है। खा गया बाकी सबको है। फिर आपको ये मोटे मोटे आप सोचोगे तो आप कहोगे अमित शाह है शायद, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमन है, नितिन गडकरी है, या एस जयशंकर प्रसाद है। अब लिस्ट खत्म है। अश्विनी वैष्णव, चलो अपने राजस्थान के अश्विनी वैष्णव है। पीयूष गोयल ले लिया 2-2 बार। अब दोबारा दोबारा यूं 2-2 बार बोलोगे तो 20 हो जाएंगे। अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान। हाँ यूं आप सोच सोच के तो ले आओगे कोई यार। पर आप इनके बारे में, इतने सारे मंत्री हैं, अखबार में कभी पढ़ते हैं? कोई न्यूज, कोई कुछ और नहीं। भाई अकेला छाया हुआ है, 75 वर्षीय युवा अकेला ही घूम रहा है कि अपने पार ही लगा देंगे दम, है ना। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो जाता है। जैसे कांग्रेस के टाइम में नेहरू जी, कांग्रेस के टाइम में इंदिरा गांधी, सेम इस बार बीजेपी के टाइम में नरेंद्र मोदी। आप लार्जर देन हो जाते हैं। लोग बाद में ये, इसलिए तो ये बाकी पार्टियां चिल्लाती है, ये कहते हैं ना वन नेशन वन इलेक्शन, कि विधानसभा के चुनाव भी साथ करवाएंगे। अभी क्या होता है, विधानसभा का चुनाव है तब अपने मोदी जी को नहीं देखते, अपने अपने लोकल वालों को देखो, अपने यहाँ कौन कौन काम कर। विधानसभा के चुनाव भी साथ हुए तो लोगों के दिमाग में बीजेपी छाई हुई है, सारे राज्यों में बीजेपी आ जाएगी। तो ये बाकी पार्टियां कहती है ये अलग करवा लो, बाकी वाले अलग करवाएंगे, तो वो भी एक फर्क पड़ता है। तो है जी अलग अलग। फिर टेक्नोलॉजी, विपक्ष टेक्नोलॉजी की तरफ आ ही नहीं पाया, है ना। और इन्होंने 2014 में टेक्नोलॉजी पकड़ ली थी। ये सोशल मीडिया है, और इनका पूरा फोकस उस पर है कि यूथ। कौन मुझे अभी कौन कर रहा था भाई, बीजेपी आजकल साउथ इंडिया में खूब ध्यान देती है, साउथ इंडिया के दौरे। तो इनका ये कहना है कि हम 2040 में तमिलनाडु में गवर्नमेंट बना लेंगे। कब? पर काम तो आज से ही करें। इनको पता है कि तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं आएगी, है ना, या कोई आ भी गई तो एक आधी सीट आ जाएगी। अगले 20 साल का एजेंडा है, उस पर काम कर रहे हैं। उधर वो लगे हुए हैं कि 400 से कैसे कम पे रोक दे अपने। तो विपक्ष को सुधरना पड़ेगा वैसा, विपक्ष को कई नई चीजें लानी पड़ेगी, तब जाके पार पड़ेगी। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है। लेफ्टिस्ट कौन है? लेफ्टिस्ट खत्म हो गए भारत। भारत में 2 आइडियोलॉजी है, सेंटर टू राइट और सेंटर। तो एक या राइट और एक सेंटर टू राइट, ये कह दो, एक तो पूरा राइटिस्ट और एक सेंटर टू राइट। तो ये कांग्रेस रही है, बाकी है ये सेंटर टू राइट है। बीजेपी रही है पूरी राइट है। लेफ्ट खत्म हो गया भारत में, लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट केवल भारत में यूट्यूब पर है, रवीश कुमार जैसे पत्रकार। जनता लेफ्ट को वोट नहीं दे रही। परसों हमने यही तो बात की थी, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट खत्म,
केरला में लेफ्ट आती है खाली, त्रिपुरा में लेफ्ट खत्म। धरातल पर लेफ्ट का कोई लेना देना नहीं। फिर साम्यवादी आंदोलन की कमियों में क्या पड़ा? ये तो कि लेफ्ट अपने आप को ढाल नहीं पाया तो लेफ्ट खत्म हो गया। अब भारत में वही है जो या तो प्योर राइट है या सेंटर टू राइट है। या तो ये है जो ये कह रहा है कि नहीं राम मंदिर ही सबसे अच्छा है, राम मंदिर से अच्छा कुछ भी नहीं है। या दूसरे वो जो कहते हैं हाँ राम मंदिर भी ठीक है पर बाकी बात भी करो। ये कोई नहीं करा, खराब है। लेफ्ट होता तो वो बात कहता। अब धीरे धीरे सबको समझ में आया कि ना ये बात नहीं कहनी, नाम ही नहीं लेना अपने। ऐसा जनता की भावनाएं पूरी तरीके से चेंज हो रखी है, तो या तो थोड़ा थोड़ा सा इधर घूमते रहो या पूरे राइट के अंदर चले जाओ। लेफ्ट खत्म है बाहर से। लेफ्ट केवल ये जेएनयू टाइप के कुछ लोग जो समझते नहीं धरातल क्या है ना, मेरे को कई बार दया आती है उन पे, यार ऐसे कैसे कर सकते हो। अब आसपास का एटमोस्फियर तो देखो, केवल 100 लोगों के बीच में 1000 लोगों के बीच में बात करने को पर्सपेक्टिव थोड़ी कहते हैं। जेएनयू के अंदर आप बैठ के ये कह देते हो कि कश्मीर भारत का भाग नहीं है, जनता के बीच में कह के दिखाओ, लोग टाट नहीं फोड़ देगा 5 मिनट में तुम्हारी। है हिम्मत होनी चाहिए ना। फिर आपका विचार है तो उस विचार को लेके जाओ ना जनता के बीच में। वरना जो ये कहता है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो धड़ल्ले से कहता है, कहीं खड़े होके कहता है, लोग 10 उसके फेवर में आते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। तुम कह के देख लो जनता के बीच में, अपने जैसे लोगों के बीच में, अपने जैसी आइडियोलॉजी के 100 लोग इकट्ठे किए और उनमें नारी लगा दी कश्मीर मांगे आजादी, क्या फर्क पड़ेगा। तो लेफ्ट खत्म हो गया भारत में, अब लेफ्ट नहीं है। अब दो ही आइडियोलॉजी है, कौन कौन सी? सेंटर, एक तो राइट और एक सेंटर टू राइट। पहले कहते थे कि भारत में एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होते हैं जो सेंटर टू लेफ्ट है, उधर लेफ्ट की तरफ झुके हुए हैं। अब तो मुझे तो इन दिनों में लगता है लेफ्ट की तरफ कोई झुका हुआ भी नहीं है। अब तो जो झुके हुए हैं वो भी किधर झुके हुए हैं, अब तो राइट ही राइट हो रखा है।